दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरती जितनी मोहक है उतनी ही चुनौती भरी भी। खासकर बरसात के दिनों में जब नदियों का पानी उफान पर होता है, बादल कभी भी अपना गुस्सा उतार सकते हैं और चट्टानें मानो आसमान से गिरती हो। ऐसे समय में सबसे पहले जो लोग हमारी मदद के लिए पहुंचते हैं वो धन्य है, आपदा योद्धा है, एनडीआरएफ के जवान हैं। आज हमारे साथ है 14वीं बटालियन एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट श्री करम सिंह, जिनकी टीम ना सिर्फ राहत बचाव कार्य में माहिर है बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी लोगों तक पहुंचने का हुनर रखती है। उनके पास है वो अनुभव, वो तकनीक और वो जज्बा जिसकी वजह से अनगिनत जानें बचाई जाती है। करम सिंह जी, सबसे पहले आपका वॉइस ऑफ किन्नौर 88.4 एफएम पर मैं नीरज सोलंकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन पहाड़ों के रहस्य के बारे में, किन्नौर के मौसम के बारे में और मौसम और खतरनाक हालात के पीछे की असल कहानी के बारे में। नमस्कार, मैं असिस्टेंट कमांडेंट करम सिंह 14th एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से बोल रहा हूं। आज मैं आपसे किन्नौर क्षेत्र में होने वाले भूस्खलन और उससे बचाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा। हमारी कोशिश है कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की आपदा के समय सही कदम उठाकर नुकसान को कम किया जा सके। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप वॉइस ऑफ किन्नौर के साथ जुड़े। सर, मैं सर आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि किन्नौर में बरसात के समय पत्थर गिरने की घटना लगातार बढ़ रही है। पहाड़ों से अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरने के पीछे असल वजह सर क्या हो सकती है? आप थोड़ा ब्रीफ कर सकते हो? किन्नौर क्षेत्र में बारिश के समय पत्थर गिरने की असल वजह बहुत सारी हो सकती है जैसे कि भूगर्भीय संरचना। एक्चुअली किन्नौर की पहाड़ियां मुख्यतः ढीले और टूट फूट वाले चट्टानों से बनी हैं, जो बारिश में आसानी से खिसक जाती हैं। ओके सर। अत्यधिक ढाल, स्टीप स्लोप्स, ढलान बहुत ही तीखी हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर तेजी से नीचे गिरते हैं। ओके सर। जैसे बारिश का पानी भी अपना आप में बहुत बड़ा कारण है। पानी चट्टानों की दरारों से घुसकर उन्हें कमजोर कर देता है, जिससे बहुत बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं। ओके सर। और इसी के साथ साथ अगर हम मानव जनित गतिविधियों के बारे में बात करें तो जैसे कि अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉक्ड अल्टर्ड ड्रेनेज सिस्टम और साथ ही साथ टूरिज्म प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और साथ ही साथ अत्यधिक ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि भी पहाड़ की स्थिरता को कम करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं सर कि पहाड़ की स्थिरता को कम करने के पीछे काफ़ी वजह है जो आपने बताई सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा जो काफ़ी अहम भी है सर। आजकल हम हिमाचल में देख ही रहे हैं सर, काफ़ी बादल भी फट रहे हैं सर। तो बादल फटना आखिर होता क्या है और किन्नौर जैसे इलाकों में ये क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है? जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। बादल का फटना जैसे कि हिमाचल प्रदेश, किन्नौर रीजन और उत्तराखंड और किसी भी क्षेत्र में जो हिली टेरेन में है, उसमें बादल फटने की घटनाएं बहुत ही अत्यधिक बढ़ रही हैं। बिल्कुल सर। अगर सर हम बादल फटने के बारे में बात करें कि बादल फटना कहते किसे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि जब बहुत ही कम समय में किसी छोटे क्षेत्र में बहुत ही अत्यधिक बारिश होने लगे, जैसे कि 100 mm से अत्यधिक, उसे हम बादल फटना कहते हैं। और किन्नौर क्षेत्र की बात करें, जैसे आपको सभी को पता है कि किन्नौर क्षेत्र में ऊंचे पहाड़, जहां की एवरेज हाइट 2300 मीटर से 6800 मीटर तक की है। हाँ जी। और नमी से भरे बादल हैं और अचानक ठंडी गर्म हवा का टकराने से बादल एक जगह किसी पहाड़ी के बीच में अटक जाते हैं और एक ही स्थान पर अत्यधिक वर्षा होने लगती है, जो कि इस क्षेत्र में अधिकतर क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और साथ ही साथ लैंडस्लाइडिंग, स्टोन फॉलिंग जैसी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये जानकारी हमारे साथ साझा की। सर, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या जलवायु परिवर्तन या यूँ कहे कि क्लाइमेट चेंज का असर यहाँ की बारिश, बर्फबारी और आपदा घटनाओं पर साफ दिखाई देने लगा है? जी हाँ, क्लाइमेट चेंज की अगर तो नो डाउट, निसंदेह हम कह सकते हैं कि हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल प्रभाव भी बहुत ही ज्यादा अत्यधिक बदलाव हुआ है। अगर हम बात करें बारिश के पैटर्न की, जैसे आप देख ही रहे हैं कि मानसून के समय में अत्यधिक अनियमितता हुई है बारिश की। बहुत ही एक ही स्थान पर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी में वर्षा होने लगती है। कम दिनों में बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, आप देखते ही हैं। और बर्फबारी अगर किन्नौर क्षेत्र की बात करें या हाई एल्टीट्यूड रीजन की बात करते हैं, तो बर्फबारी का समय भी बदल गया है और उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा बदल गई है। जी सर, बिल्कुल। जिससे बर्फ बहुत ज्यादा पिघलने लगी है, ग्लेशियर लेकआउट बर्स्ट
फ्लड जैसी घटनाएं उत्पन्न होने लगी है। और वर्षा की अगर इंटेंसिटी की बात करें, उसकी तीव्रता की बात करें, तो आपने जैसे देख ही रहे हैं आज के समय में हाई एल्टीट्यूड रीजन में, किन्नौर जैसे क्षेत्र में कम समय में बहुत ही अधिक बारिश होने लगती है, जहां पर 100 mm से भी ज्यादा बारिश होने लगती है। और जैसे कि उसकी वजह से बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। वर्षा की अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो एक्सट्रीम इवेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। क्लाउड बर्स्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन में स्टॉर्म अब ज्यादातर होने लगे हैं, और मानसून ब्रेक्स के बाद अचानक बारिश ज्यादा देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से आपने देखा है कि ग्लेशियर बहुत अधिक मात्रा में पिघल रहे हैं, जिससे भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं उत्पन्न हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये भी हमें जानकारी दी। सर मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, हमारी जनता भी शायद आपसे जानना चाहेगी कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों में फंसे लोगों तक पहुँचने के लिए एनडीआरएफ के पास कौन कौन सी विशेष तकनीक या उपकरण मौजूद है जिससे आप आज जनता की सेवा कर रहे हैं सर? हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं एनडीआरएफ की, तो एनडीआरएफ भारत सरकार की एक विशिष्ट और उच्च प्रशिक्षित एवं मॉडर्न एडवांस इक्विपमेंट से लैस ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी असाधारण दक्षता, अटूट व्यावसायिकता और व्यापक प्रतिक्रिया के लिए जानी जाती है। जी सर जी। और एनडीआरएफ किसी भी प्रकार की आपदा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो या किसी भी क्षेत्र में हो, उस दौरान स्विफ्ट, इफेक्टिव, एफिशिएंट और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस करने में समर्थ है, चाहे वो किसी भी रिमोट क्षेत्र में, हाई एल्टीट्यूड रीजन में ही क्यों ना हो। अगर हम उपकरण की बात करते हैं तो एनडीआरएफ के पास लगभग हर प्रकार की आपदा से निपटने के लिए इक्विपमेंट एंड ट्रेंड है, चाहे वो रोप रेस्क्यू हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड रीजन, रिमोट रीजन में होने वाली आपदाएं हो, चाहे कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट की बात करें। और आप देखते ही हैं हिली टेरेन में स्विफ्ट वाटर रेस्क्यू हो, लैंडस्लाइडिंग हो, ड्रोनिंग इंसिडेंट हो और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो, इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए भी एनडीआरएफ के पास उपकरण है। और यहाँ तक कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेस्क्यू इक्विपमेंट भी एनडीआरएफ के पास है, और एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स ट्रेंड है। और साथ ही साथ इसी और रिमोट क्षेत्र में की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी आपदा के दौरान कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा काफी हद तक प्रभावित हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन काफी हद तक प्रभावित हो जाता है। तो उस स्थिति में एनडीआरएफ के पास सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, एडवांस, यहाँ तक कि एनडीआरएफ के पास कैनाइन सर्च भी है, एडवांस सर्चिंग इक्विपमेंट भी है, जैसे लाइव डिटेक्टर टाइप 1, टाइप 2, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग इक्विपमेंट। और रिमोट क्षेत्र में अगर हिली टेरेन की बात करते हैं तो नो डाउट हिली टेरेन में एक्सेस बनाना, घटनास्थल पर पहुंचना एनडीआरएफ रेस्क्यूअर्स के लिए या किसी भी रेस्क्यू टीम के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है। तो एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स सभी रोप रेस्क्यू में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, वो बहुत अच्छे ट्रेंड होते हैं। तो जहां चाहे वो स्टीप स्लोप हो, चाहे बहुत ज्यादा हाइट गेन हो या किसी भी बिल्कुल एकदम डीप हो, तो उस क्षेत्र में एनडीआरएफ अपनी एक्सेस बना लेती है विद द हेल्प ऑफ रोप एंड अदर इक्विपमेंट्स। और साथ ही साथ अगर बात करें, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर पैदल जाना बहुत ही अत्यधिक काफी समय लग जाता है, और आपको पता ही है कि डिजास्टर के समय टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, और जितनी जल्दी एनडीआरएफ या कोई भी रेस्क्यू टीम उस इंसिडेंट पर पहुंचती है तो उतनी ही जल्दी हम विक्टिम्स को रेस्क्यू कर सकते हैं। इस हालात में एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर की सपोर्ट भी लेती है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और स्टेट के सहयोग से ली जाती है। मतलब ये कह सकते हैं सर कि एनडीआरएफ किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में जनता की सेवा के लिए आपातकाल के समय तत्पर रहेगी सर। जी जी बिल्कुल जी। तो सर मैं अंत में जाते जाते हमारा मुख्य सवाल और मेन सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा कि बारिश के मौसम में यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए, सर ड्राइवरों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए आप कौन कौन से 5 ज़रूरी सुरक्षा सुझाव देना चाहेंगे सर, जिससे हमारी जनता थोड़ी सतर्क रह सके? जी जी बिल्कुल। अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए हमें इन सुझावों को फॉलो करना चाहिए। जैसे नंबर 1 सुझाव की बात करूं तो मैं पहाड़ी रास्तों पर तेज गति से न चलें, और खासकर मोड़ों पर, क्योंकि इस हाईली टेरेन में आपने देखा होगा तेज गति से चलना, मोड़ों पर तेज गति से चलना, तो उनमें तो बहुत ज्यादा अधिक इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इस तरह की घटनाएं होती हैं। और साथ ही साथ ट्रैफिक रूल को पालन करना। नंबर 2,
लैंडस्लाइड प्रोन क्षेत्र की जानकारी रखना। इस तरह की जानकारी अगर हम साइट पर जाएं, एसडीएमए की साइट पर जाकर भी देखते हैं तो ये हमें पता चल जाता है कि इस लैंडस्लाइड जोन कौन कौन से क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर है। तो इस क्षेत्र के बारे में सभी, चाहे वो टूरिस्ट हो, लोकल कम्युनिटी हो, चाहे ड्राइवर्स हो, उन सभी को ये जानकारी रखनी चाहिए बिल्कुल और सर। उस क्षेत्र में जाने से हमें बचना चाहिए। अगर वहां पर किसी वजह से अगर हम चले गए हैं तो जो लैंड स्लाइडिंग प्रॉन रीजन है वहां पर अपने आप को ना रोकें, वहां से रुकने से बचें। नंबर 3, मौसम और सड़क की ताजा जानकारी लेकर ही सफर करें, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, बिल्कुल सर। फोरकास्टिंग की जाती है कि अत्यधिक मौसम इस समय से इस समय तक खराब रहेगा, अत्यधिक बारिश होगी, हैवी टू एक्सट्रीम हैवी या नॉर्मल रेन होती है, तो उसकी जानकारी रखें। साथ ही साथ गाड़ियों में अगर हम चलते हैं तो गाड़ियों में हमारे पास फर्स्ट एड होना चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, ड्राई फ्रूट रखने चाहिए गाड़ियों के अंदर। और तेज बारिश के समय अधिकतर अक्सर आपने देखा होगा कि तेज बारिश के समय झरनों के पास फोटो सेल्फी लेने के लिए कुछ लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं, जी या सर। उसको देखने के लिए, बूटी नेस्ट को देखने के लिए, वहां की सुंदरता को निहारने के लिए। तो उससे हमें नदी नालों के पास खड़े होने से अपने आप को रोकना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। सर मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, आपने गाड़ियों में ड्राई फ्रूट्स रखने की बात की सर, इसके पीछे की क्या रही है सर? जी हाँ, क्योंकि गाड़ियों के समय, क्योंकि हम जब गाड़ी से सफर करते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, अक्सर क्या होता है कि हमारे रोड्स ब्लॉक्स हो जाते हैं, आगे और पीछे जाने के लिए भी हमें जगह नहीं मिल पाती है। जी सर। तो ऐसे स्थान पर हमें मतलब कि भूख से बचने के लिए, ताकि हम कुछ समय तक अपने आप को सरवाइव रख सकें, तो ओके सर। ड्राई फ्रूट हमें रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी खास जानकारी हमारे साथ साझा की सर। उम्मीद करेंगे कि आगे भी सर ऐसी परिस्थितियों में आप हमारे साथ जुड़कर सर जनता को संदेश पहुंचाते रहेंगे सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपका सेवा सदैव सर्वत्र। जय बहुत हिंद। बहुत धन्यवाद।